नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में जिसमें मैं बात करने वाला हूं शेक्सपियर के द्वारा लिखे गए एक बहुत ही सुंदर प्ले मैकबेथ के बारे में। ये एक ट्रेजेडी है। ट्रेजेडी का मतलब यही होता है कि इसमें जो अंत होगा वो दुखद होगा। दुखद किसके लिए होगा? जो मेन कैरेक्टर होगा, जो इस प्ले का हीरो होगा, उसके लिए दुखद अंत होगा। और दुखद अंत के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि उसमें शुरू में अच्छा दिखाया जाए, शुरू में उसको चढ़ा बढ़ा के दिखाया जाए, ताकि जब वो गिरे तो उसकी चोट देखने वालों पे बहुत तेज़ी से लगे। क्योंकि जो पहले से गिरा हुआ होगा उसकी जो चोट होगी वो देखने वालों को उतनी ज़्यादा कह सकते हैं कि हर्ट नहीं करेगी, लेकिन जो ऊंचाई से गिरता है उस पर चोट ज़्यादा लगती है। तो उसी संदर्भ में हम बात करेंगे कि एक जो कैरेक्टर है मैकबेथ, जो कि एक बहुत ही टैलेंटेड, ब्रेव और न जाने क्या क्या उपाधियों से इसे नवाजा गया है, और ये दिखाता भी है प्ले में कि कितना ज़्यादा ये वेलिएंट है, बेलोनाज ब्राइडग्रूम जिसे कहा गया है। तो ऐसा क्या कर देता है कि वो ऊंचाई पे पहुंच जाता है और फिर वो नीचे आ जाता है। तो दोस्तों, हमारी जब मैडम ने हमें पहली बार प्ले बताया था, जब हम स्कूल में थे, तो हमारी मैडम ने हमको एक एग्जाम्पल दिया था कि अगर आपके एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आ जाते हैं तो आप और अच्छा कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, तो आप और अच्छी मेहनत करते हैं, तब आप 70s 80s लाते हैं। लेकिन जब आपकी फिर एम्बिशन बढ़ जाते हैं कि आप 90s लाएं, 100 लाएं, लेकिन 90s और 100 लाने के लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ता है, और 100 लाने के लिए तो फिर आपको चीटिंग ही करनी पड़ेगी। तो वो चीटिंग मैकबेथ ने यहाँ पर की है। इस प्ले में जो उसने चीटिंग की है उसको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो शुरुआत करते हैं एक्ट 1 सीन 1। और जब भी ये प्ले शुरू होता है और जब भी इस प्ले को आप देखेंगे यूट्यूब में, तो 3 विचेस आपको दिखाई देंगी। और 3 विचेस का जो एलिमेंट है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो एलिमेंट है, दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज उस जमाने में, शेक्सपियर के ज़माने में, विचेस वर वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हम माने या ना माने, लेकिन उस ज़माने में राजा तक को भरोसा होता था कि जो चुड़ैलें होती हैं, विचेस होती हैं, वो आदमियों पे प्रभाव डाल सकती हैं अपने एक्शंस के थ्रू, अपने जादू के थ्रू। तो यहाँ पर ये 3 विचेस इकट्ठा होती हैं। एक डेसोलेटेड प्लेस है, एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर कोई कुछ नहीं कर रहा, जस्ट सुनसान, और ऐसी जगह पर जहाँ पर तूफान आ रहा है, और यहाँ पर ये 3 विचेस मिल रही हैं। When shall we three meet again? In thunder, lightning or in rain? When the hurly-burly is done, when the battle's lost and won. ये एक बैटल के बारे में बात कर रही हैं कि हम तब मिलेंगे जब बैटल खत्म हो चुका होगा। इस लाइन को पढ़ेंगे, द बैटल्स लॉस्ट एंड वॉन। लॉस्ट कौन हारेगा आपको पता चल जाएगा, एंड वॉन मतलब एक पार्टी हारेगी और एक पार्टी जीतेगी। फिर ये बताते हैं देयर टू मीट मैकबेथ। अभी डिसाइड कर चुके हैं कि हमको जैसे ही बैटल खत्म होगा हम मैकबेथ को मिलेंगे, तो हम वहां पर ही खत्म हो जाता है ये पहला सीन। तो पहला सीन जैसे ही एंड होता है, देयर इज अ लाइन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, एंड आई वुड रियली लाइक यू टू नोट इट डाउन। फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर, hover through the fog and fill the air. Fair is foul का मतलब क्या है? जो गलत है, जो सही है वही गलत है, और जो गलत है वो सही है। तो इस प्ले की पूरी थीम ही यही है कि जो जो अच्छा है वो बुरा है, और जिसे हम बुरा समझते हैं वो अच्छा है। और आई थिंक अगर आप अपनी लाइफ में देखें तो कई बार आपको ऐसे काम भी करने पड़ते हैं जो बुरे होते हैं और आपको फ़ायदा मिल जाता है, और कई बार ऐसे काम भी करने पड़ते हैं जो अच्छा होता है लेकिन उसका बड़ा नुकसान होता है। तो उन्हीं तरह के इंसिडेंट्स को आप याद कीजिए, और इस प्ले के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो एक्ट 1 सीन 1 के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब हम चलेंगे सीन 2 के बारे में। तो अब हम बात करने वाले हैं सीन 2 में कि जो विचेस पहले सीन में बात कर रही थी कि जब व्हेन द बैटल्स लॉस्ट एंड वॉन एंड देयर शैल वी मीट मैकबेथ, तो ये कौन सा बैटल है इसके बारे में हमको यहाँ पर पता चल जाएगा। तो यहाँ पर जो एक फॉरेस्ट एक जगह है,
और उसके आसपास एक कैंप लगा हुआ है आर्मी का, और वहां पर डंकन आ जाते हैं। डंकन है किंग ऑफ स्कॉटलैंड। तो एक कहानी है स्कॉटलैंड की, इसको आप नोट कर लें। ये कहानी है स्कॉटलैंड की, और यहाँ पर डंकन आ जाता है, मैल्कम आ जाता है, और यहाँ पर एक सार्जेंट भी आता है जो उस बैटल में हताहत हुआ है, इंजर्ड हुआ है, और इतना खून है कि डंकन को भी कहना पड़ गया कि व्हाट ब्लडी मैन इज दैट, ही कैन रिपोर्ट एज सीमित बाय हिज प्लाइट ऑफ द रिवोल्ट द न्यूएस्ट स्टेट। डंकन कहता है कि भाई इसको देख के तो लग रहा है कि भाई इतना घायल हो रखा है, तो यही बता सकता है कि वॉर में आखिर हुआ क्या। एंड मैल्कम बताता है कि जो सार्जेंट है, मैल्कम एक्चुअली डंकन का बेटा है, मैल्कम इज द सन ऑफ डंकन। तो मैल्कम बताता है कि जो वॉर हो रहा है, इस सार्जेंट ने मेरी हेल्प की, इसने मुझे कह सकते हैं कि दुश्मन ने मुझे घेर लिया था, एंड ही सेव्ड मी फ्रॉम द एनिमीज। तो यहाँ पर ये द सार्जेंट इज़ अ गुड मैन फॉर डंकन। एंड फिर सार्जेंट बताता है कि वॉर में क्या क्या हुआ। तो ये दीज लाइन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट कि कौन सा बैटल है जो हो रहा है, एंड उस बैटल में मैकबेथ क्या क्या करता है। डंकन जानना चाहता है कि जब उसकी आर्मी जीती कि दुश्मन की आर्मी जीती, वो दे वॉन्ट टू नो इट, एंड ऑडियंस भी जो देख रही है प्ले को, वो भी जानना चाहती है कि क्या हुआ क्या हुआ। तो सार्जेंट पे सबकी नज़र है। तो सार्जेंट बताता है कि कुछ पता नहीं चल रहा था। दोनों के दोनों जो कह सकते सेनाएं इस तरह से लड़ रही थी कि जैसे जो दो डूबने वाले होते हैं एक दूसरे को पकड़ लेते हैं, पानी में डूबने वाले होते हैं, एक दूसरे के हाथ को पकड़ लेते हैं और एक दूसरे को तैरने नहीं देते हैं। अगर दोनों अलग अलग रहते तो तैर करके पार हो जाते, लेकिन एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं, इसलिए वो तैर नहीं पाते हैं और इसलिए डूब जाते हैं। बस वैसी सिचुएशन है यहाँ पर। जो इनका दुश्मन है, डंकन का दुश्मन है मैकडॉनवर्ल्ड, वो सबसे खतरनाक आदमी है। उसने डंकन के खिलाफ बेड़ा उठा लिया है, बगावत कर दी है, रेबल हो गया है। उसके अंदर इतनी सारी खूंखार जो विलनीज ऑफ नेचर हैं वो ऊपर उफान मार रही हैं। उसके जो सेनाएं हैं, अ ग्रुप ऑफ आइलैंड ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ स्कॉटलैंड, वहां से आ रही हैं। और इस तरह से लग रहा है कि जो फॉर्च्यून है वो उसके साथ मैकडॉनवर्ल्ड के साथ है और हमारी सेनाएं हार जाती। लेकिन ये सब की सब चीज़ें मैकबेथ के लिए बहुत छोटी सी थी। ब्रेव मैकबेथ के लिए बहुत छोटी थी। उसने उस फॉर्च्यून को नकार दिया। उसने अपनी तलवार से सेना के बीच से जाकर के उस आदमी मैकडॉनवर्ल्ड को अब उसकी नेवल से लेकर सर तक पूरा काट दिया। मैकबेथ इतना ब्रेव था, ना उसने इधर देखा ना उधर देखा, सेना के बीच में से आया, उसने ऊपर से नीचे तक छलनी कर दिया, उसको छलनी नहीं किया, उसको पूरा काट दिया। ये उसने सार्जेंट ने बताया। इतना सुनकर के किंग डंकन खुश हो जाते हैं। किंग ऑफ स्कॉटलैंड डंकन खुश हो जाते हैं। लेकिन यहां पर सार्जेंट आगे बताता है कि जिस तरह से पूर्व की दिशा से सूरज उगता है, उसी दिशा से तूफान भी आते हैं। उसी तरीके से जिस तरह से हमको लगा कि मैकबेथ ने सबको मार दिया है, मैकडॉनवर्ल्ड को ऊपर से नीचे तक चीर दिया है, तभी किंग ऑफ स्कॉटलैंड सुनो। No sooner Justin had with valor armed compelled the escaping Kerns to trust their heels, but the Norwin lord surveying vantage with furbished arms and new supplies of men began a fresh assault. उसी वक्त नॉर्वे के किंग के द्वारा एक और अटैक हो गया। ये और बड़ी खतरनाक बात हो गई। और जो अटैक हुआ वो नई सेना के साथ हुआ। मतलब मैकबेथ की सेना उनको ख़त्म करते करते हार नहीं गई, थक गई, और उसी थकावट में एक और असॉल्ट हो गया। अब डंकन घबरा जाता है कि ये क्या हो गया। अब डंकन कहता है कि हमारे जो दो सिपाही थे, मैकबेथ और उनके साथ बैंक्वो, दिस नेम इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, बैंक्वो, BANQUO, बैंक्वो, राइट दिस डाउन। तो डंकन पूछते हैं कि ये दोनों घबराए तो नहीं। तो सार्जेंट कहता है कि जिस तरह से छोटी छोटी चिड़ियाएँ बाज को डरा देती हैं, खरगोश शेर को डरा देता है, वैसे ही इस अटैक ने भी मैकबेथ और बैंक्वो को हरा दिया। हाँ, डरा दिया, मतलब बिल्कुल नहीं डरा पाए। अब एक खरगोश शेर को क्या डरा पाएगा, या एक छोटी सी चिड़िया जिसे अब स्पैरो कहते हैं, वो कैसे ईगल को डरा सकती है। तो उसी तरीके से जैसे ही एक और अटैक हुआ,
तो वो डबल चार्ज हो गए, एज कैनन्स ओवरचार्ज्ड विद डबल क्रैक्स, सो दे डबली रीडबल्ड स्ट्रोक्स अपॉन द फो। तो डबल चार्ज हो गए तो अटैक भी डबल हो गया। और इस तरह का दृश्य आ रहा था कि गोलगोथा फिर से आ गया। गोलगोथा एक बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी, ब्लडी गोलगोथा जिसे कहा जाता है। तो वैसा ही सीन वापस आ गया। तो लेकिन इससे आगे बताता है कि किस तरह से हराया मैकबेथ ने। लेकिन तब तक सार्जेंट कहता है कि अब मैं इतना घायल हो चुका हूं कि अब मैं कुछ नहीं कह पा रहा। तो उसी वक्त थेन ऑफ रॉस भी आ जाता है। डंकन, जो सार्जेंट अपनी कहानी बता रहा था कि युद्ध में क्या क्या होता है, उसको वापस कहता है कि यार तुम जाओ, तुम आराम कर लो। और तभी थेन ऑफ रॉस आ जाता है और उसके आगे की कहानी बताता है कि जैसे किंग ऑफ नॉर्वे ने उनको फिर से अटैक किया। और सिर्फ किंग ऑफ नॉर्वे ने अटैक नहीं किया, हमारे ही दल का एक आदमी थेन ऑफ कॉर्डोर, लॉर्ड ऑफ कॉर्डोर। थेन एक वर्ड होता है जिसे हम कहते हैं अर्ल, अर्ल जिसे कह सकते हैं एक चीफ होता है किसी भी जगह का। एक राज्य होता है, राज्य का एक राजा होता है, और राज्य की भी छोटी छोटी जगहें होती हैं, उनके चीफ को कहा जाता है थेन। तो कॉर्डोर भी एक जगह थी। तो थेन ऑफ कॉर्डोर ने डंकन के खिलाफ जाकर के किंग ऑफ नॉर्वे के साथ मिल गया और उसने अटैक कर दिया। अब ये और दिक्कत की बात हो गई कि ये क्या हो गया। पहले से ही थकी हुई सीना और मैकबेथ के खिलाफ दोनों चुनौती आ गई, लेकिन मैकबेथ ने उनको भी हरा दिया। एक बहुत ही खूबसूरत लाइन है, टिल दैट बेलोनाज ब्राइडग्रूम leapt in proof confronted him with self comparisons, point against point, rebellious arm against arm, curbing his lavish spirit, and to conclude, the victory fell on us. असल में जो भी अटैक हुआ उसका मुकाबला मैकबेथ ने पूरी ताकत के साथ किया, आर्म के साथ आर्म, पॉइंट अगेंस्ट पॉइंट, मतलब स्वॉर्ड के साथ स्वॉर्ड, मतलब इस तरह से उन्होंने हमला किया कि विक्ट्री हमारी हुई। तो डंकन बहुत खुश हो जाते हैं और ये भी बताते हैं कि जो थेन ऑफ कॉर्डोर है इसको तुरंत मार दिया जाए, इसका एग्जीक्यूशन कर दिया जाए, और जो थेन ऑफ कॉर्डोर का जो टाइटल है, जो उपाधि है, अब मैकबेथ को दी जाए। तो मतलब अब जब कॉर्डोर का जो चीफ है अब वो होगा मैकबेथ। डंकन ये घोषणा करता है और यहाँ पर इस सीन 2 समाप्त हो जाता है। और हम अगले सीन में पहुँचेंगे और अगले सीन में हम बात करेंगे कि जब मैकबेथ का सामना विचेस के साथ होता है तो क्या क्या होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।